नमस्कार, एमएच1 न्यूज के स्पेशल और एक्सक्लूसिव कवरेज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। इस एक्सक्लूसिव कवरेज का नाम है सियासत के शोले। जी हां, हम बुलेट पर बैठ करके पहुंच चुके हैं गुरुग्राम की धरती, जो हरियाणा की आन बान और शान कही जाती है। तो गुरुग्राम की धरती कैसी है? नगर निगम चुनाव होना है, तो नगर निगम चुनाव को देखते हुए यहाँ की जनता क्या सोचती है, यहाँ के पार्षद जो तमाम दावे और वादे करते हैं कि हाँ हमने विकास किया है, तो क्या इन वादों पर वो खरे उतरे हैं, ये जानने की कोशिश हम अपने इस खास शो के जरिए करना चाहते हैं। हकीकत देखेंगे यहाँ के सिविल अस्पताल की, हकीकत देखेंगे यहाँ के ऑटो मार्केट की, हकीकत देखेंगे यहाँ के जाम की स्थिति की जो रहती है, और हकीकत देखेंगे जो बरसात के मौसम में जल भराव की स्थिति हो जाती है। इन सब के बीच में आपको हम बता दें कि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 3 सीट जो मुख्य सीटें हैं यहाँ पर, वो है मेयर, सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर का। इन तीनों सीटों पर महिलाओं ने बाजी मारी थी, और क्या इस बार भी महिलाओं के लिए ये तीनों सीटें आरक्षित होती है, इन तमाम चीजों का हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तमाम उम्मीदवार जो अपने दावे पेश कर रहे हैं, उनकी तरफ से बिसात बिछ चुकी है, उनकी तरफ से जनता को लुभाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो हम इस खास शो में उस वार्ड का भी जिक्र करेंगे, तमाम वार्डों में जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वहां के लोग कि आपने जिनको अपना पार्षद चुना, क्या उन्होंने आपके वार्ड, आपके इलाके का विकास किया है, क्या समस्याएं हैं, क्या आप चाहते हैं अपने पार्षद, अपने उम्मीदवार से कि आपकी उन तमाम जो उम्मीदें हैं उस पर वो खरे पूरी तरह से उतरे। इन सब के बीच में एक और बड़ी जानकारी है, क्योंकि जल भराव की स्थिति होती है जिसे 2-4 हर वक्त एक व्यक्ति जो है वो होता है, तो क्या इसे दूर करने की सरकार की तरफ से, यहाँ के पार्षदों की तरफ से, यहाँ के मेयर की तरफ से कोशिश नहीं की जा रही है? इन सबको जानने की हम कोशिश अपने इस खास शो के जरिए करेंगे, और यहाँ की हकीकत बताने के लिए हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं नीरज, वो जुड़ेंगे हमसे और यहाँ की हकीकत से हमें रूबरू कराएंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं सियासत के शोले के साथ। गुड मॉर्निंग नीरज। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बढ़िया जी। तो आइए सियासत के शोले की शुरुआत करें। शुरुआत करते हैं। सर, यहाँ पर और कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्योंकि जब चुनाव होगा तो लोग समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देंगे और उस हिसाब से जो है वो वोट करेंगे अपना। बिल्कुल, देखिए नगर निगम का गठन 2008 में हुआ था और 35 वार्ड थे गुड़गांव के अंदर। इन 35 वार्डों में 35 पार्षद चुन के आए थे, जिन्होंने तीनों मेयर को चुना था। मेयर को चुना था विमल यादव, पहले मेयर थे। सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा थे और डिप्टी मेयर थे परमिंदर कटारिया। तो इन लोगों के टेन्योर के अंदर तो जरूर गुड़गांव के अंदर विकास की जो बयार थी, जिसको उम्मीद थी कि पहली बार जो सदन की पार्षद चुनेंगे, मेयर टीम चुनी जाएगी, वो काम करेंगे। तो उन्होंने भरसक प्रयास किया कि काम किया जाए। लेकिन 2017 के बाद जो चुनाव हुआ नगर निगम का, इस समय भी 35 वार्ड थे। भारतीय जनता पार्टी को 2011 में महज 4 सीटें मिली थी और INLD को 13 सीटें मिली थी। वहीं 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद 2014 में सत्तासीन हुई थी भारतीय जनता पार्टी, और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को महज 13 सीटों पर ही जीत नसीब हुई थी, जबकि 20 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते थे। यानी कहीं ना कहीं जो बीजेपी का शासन था, जनता ने उसको दरकिनार किया और ये कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हमारे लिए उतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी में रहकर उनके लिए काम कराना जो है वो काफी मुश्किल साबित हो रहा था। 2014 से 17 के बीच में लोगों ने देखा था। और इसके बाद जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह ने पहले भी 2011 में भी तीनों मेयर को बनाया था, अपनी सियासत दिखाई थी, ताकत का अंदाज कराया था। प्रदेश की आर्थिक नगरी के तौर पर जाना जाता है गुड़गांव को। गुड़गांव लोकसभा है और राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा से ही सांसद चुने जा रहे हैं दूसरी बार। लगातार ये उनका चौथा कार्यकाल है, तीसरा या चौथा या 5वां कार्यकाल है कि सांसद बनते आ रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। और कहीं ना कहीं इसी सियासत के चलते 2017 में जब चुनाव हुआ, पार्षद चुन के आए, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राव नरबीर दोनों ने खेमेबंदी की थी। उनकी यह भरसक प्रयास था कि वो अपना मेयर बनाए, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने तमाम प्रयासों को धक्का बताते हुए अपने तीनों मेयर बनाए, जिसमें मेयर मधु आजाद थी, परमीला कबलाना थी सीनियर डिप्टी मेयर, और सुनीता यादव थी ये डिप्टी मेयर थी। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने ये जरूर चेताया प्रदेश सरकार को, मनोहर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कि दक्षिण हरियाणा में उनकी पकड़ जितनी मजबूत है उससे पार पाना कहीं ना कहीं जरूर मुश्किल होगा। लेकिन अब समस्याओं की बात करूं तो समस्याएं गुड़गांव जाम के लिए जाना जाता है। महाजाम जैसा दंश झेला 2016 के बाद से करोड़ों रुपए जाम को लेकर, यानी जो अंडरपास बनाए गए थे, जो फ्लाईओवर बनाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके जाम से पार पाना जिला प्रशासन के लिए, गुड़गांव पुलिस के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए एक चुनौती जरूर बना हुआ है कि आखिर इस जाम को कैसे कम किया जाए। शायद हम इसी जाम से गुजर रहे हैं अभी। देखिए हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो 0, मतलब थोड़ी सी बस आगे है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हालत तब है जब आगे फ्लाईओवर है, नीचे से आप आसानी से निकल सकते हैं। ये सुखराली का इलाका है, सेक्टर 17 इसके आसपास के इलाके हैं। बाकी यहीं से आगे से जो राइट को रास्ता जाता है वो शीतला माता मंदिर की तरफ जाता है। और गुरुग्राम चूंकि गुरु द्रोण की नगरी से भी जाना जाता है, ये कहा जाता है कि पांडवों ने गुरुग्राम में ही शिक्षा ली थी, कौरवों और पांडवों की शिक्षा दीक्षा यही हुई थी। और शीतला माता का मंदिर भी ऐतिहासिक है, उसी काल से ही जुड़ा है और काफी प्रसिद्ध माना जाता है। समस्याओं की बात हमें कर रहा था, जाम से जब आप बाहर निकलेंगे तो मानसूनी बारिश आपका इंतजार कर रही होती है। हर साल करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि मानसूनी बारिश में आपको वाटर लॉगिंग जैसी शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तमाम दावे हर बरसात के दौरान, अभी 2 दिन पहले भी बारिश हुई, महज 2 घंटे की बारिश में पूरा NH-48 जाम हो गया था। घंटों लोगों को जाम में वहां से गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो ये चुनौती जरूर है, बावजूद इसके कि तमाम जगह पे अंडरपास बनाए गए हैं। हीरो होंडा चौक पे अंडरपास बनाया गया, फ्लाईओवर बनाया गया। अब नरसिंहपुर के पास जाके, यानी आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली कहावत कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों पर चरितार्थ होती जरूर दिखाई दे रही है कि कैसे जिला प्रशासन के अधिकारी हर मानसून में दावा करते हैं कि इस बरसात में आपको शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। और भी बहुत सी समस्या है, मसलन कि नगर निगम का गठन किया गया था कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, सड़क, पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट, ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये जनता को दी जाएं। लेकिन आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन भी किस तरह की है। इसकी चौड़ाई भी बहुत नहीं है। अगर इतने में एक ठेला भी लग जाए और 2 गाड़ियां चले तो जाम की स्थिति उत्पन्न होनी ही होनी है। बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं वो बने हुए काफी वक्त हो गया है, तकरीबन 3 से 4 साल का वक्त हो गया है जबकि इन सड़कों को बनाया गया था। पैच वर्क जरूर किया जाता है, रिपेयरिंग जरूर की जाती है, लेकिन सड़कों को जो एक मेंटेनेंस की जरूरत होती है और एक वक्त डिसाइड किया जाता है कि इतने समय के बाद आपको नई सड़क बनानी होगी उस एरिया के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं बनाने में नगर निगम के अधिकारी फेलियर रहे हैं। पार्षदों ने जरूर नगर निगम की तमाम सदन की बैठकों में ये मुद्दा उठाया कि पानी, पीने का स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से फेलियर नजर आते रहे हैं। अगर कहीं भी कोई भी रिपेयरिंग का काम GMDA की तरफ से किया जाता है तो जरूर परेशानी का सबब बन जाता है कि 2 दिन पानी नहीं आएगा या 3 दिन पानी नहीं आएगा। तो गुड़गांव में सड़क की व्यवस्था मैंने आपको बताई, पानी की व्यवस्था मैंने आपको बताई, और सफाई की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं हर महीने सफाई व्यवस्था के ऊपर, लेकिन आप चारों तरफ देखिए आपको गंदगी का आलम दिखाई देगा। हालांकि इसमें बहुत बड़ी भूमिका आम लोगों की भी होती है। कि हम ऑटो मार्केट पहुंच चुके हैं। मैं नीरज के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले का आप रास्ता देखिए। मैंने सोचा बाइक लेकर के ही मैं अंदर घुसूं, लेकिन रास्ता यहाँ बिल्कुल सही नहीं है। आप अंदर बाइक लेके जा ही नहीं सकते, लेकिन अंदर जो ऑटो मार्केट होना चाहिए था वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। चलिए नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास कार्यक्रम सियासत के शो में। ऑटो मार्केट में सपनों की ऑटो मार्केट दरअसल इसको कहा जाए तो ये सही वाक्य होगा बिल्कुल, क्योंकि 2002 में ओम प्रकाश चौटाला की तत्कालीन सरकार ने ऑटो मार्केट का सपना देखा था कि शहर भर की जितनी भी ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं, ऑटो की दुकानें हैं, पोल्यूशन करती हैं, खासतौर पर कई बार जाम का भी बड़ा कारण बनती हैं। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने ये सोचा था कि ऑटो मार्केट बिल्कुल शहर के साइड में होना चाहिए। तो 2002 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। करोड़ों रुपए इस ऑटो मार्केट पे लगाए गए थे। मसलन की पूरी एक व्यवस्था को बनाया गया था। सड़कें यहाँ पे बनाई गई थी, सीवरेज यहाँ पे डाले गए थे, पानी की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। लेकिन ऑटो मार्केट कब बनेगी, इसका जवाब ना तो तत्कालीन ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के पास था, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे 2004 में। फिर मुख्यमंत्री आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्या हम जायजा लेते हुए बातचीत करें? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि किस कदर ये
जो सूरत हाल है वो बेहद दयनीय हालत में है। पिछली जो योजना रही है नगर निगम के पार्षद धर्मवीर सिंह उनका नाम है, और उन्हें पार्षद के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी थी। यहाँ के जो नागरिक हैं इन्होंने, उस पार्षद ने इस ऑटो मार्केट का कितना बुरा हाल किया वो आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए की लागत से कूड़े को शहर के अन्य हिस्सों से उठवाया, यहाँ पे डंप कराया। उस कॉन्ट्रैक्टर को नगर निगम के अधिकारियों ने पेमेंट भी किया कि कूड़ा उठाकर आप यहाँ पे डंप करें। उनकी मंशा सिर्फ ये थी, जो प्लांट आप पीछे देख रहे हैं, उस प्लांट में इस कूड़े का सेग्रीगेशन कर यहाँ पे इसको रेत के तौर पर तब्दील करना था और उस रेत से ब्रिक बनानी थी, और वो उस ब्रिक का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम में किया जाना था। ये इनकी प्लानिंग थी नगर निगम के अधिकारियों की, जिसके लिए लाखों रुपए जो जनता की गाड़े खून पसीने की कमाई है टैक्स से जो देते हैं हम, हाउस टैक्स के तौर पर दे रहे हैं, कमर्शियल टैक्स के तौर पर दे रहे हैं, वो तमाम जो रेवेन्यू के तौर पर सरकार को जा रहा है, ये वो पैसा था। और उसके बावजूद जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की गई, फिर मुद्दा एनजीटी में गया, क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं जिसमें लाखों लोग रहते हैं। उन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था, एनजीटी में लेके गए, एनजीटी ने इस पूरे प्लांट पर रोक लगाई। तो करोड़ों रुपए पहले ओम प्रकाश चौटाला ने लगाए, और अब लाखों रुपए इसी योजना में 2017 से और 22 के बीच में जो पार्षद थे, उन्होंने यहाँ पे लाखों रुपए डंप कराए, कूड़े के ढेर में तब्दील किए लाखों रुपए को। तो जो आसपास के जो नागरिक हैं, इन्होंने अपने प्रयासों से जरूर इस व्यवस्था को अब खेलने लायक किया है। यहाँ जहाँ पे बच्चे खेलते आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये दुर्गति है, ये विडंबना है हमारे गुरुग्राम की खास तौर से, क्योंकि साइबर सिटी और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर मॉनिटरी पार्ट से देखें तो यही एक नगर निगम ऐसा है जहाँ पर आप विकास के बारे में सोच भी सकते हैं। और वहाँ की स्थिति अगर ऐसी है कि पब्लिक को अपने पैसे जमा करके ये काम करवाना पड़े कि चलिए यहाँ ऑटो मार्केट नहीं बना, लेकिन हमारे खेलने के लिए तो जगह बन ही जाए। देखिए ये भी विडंबना ही है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा अमीर नगर निगम गुड़गांव नगर बिल्कुल निगम है। सर्वाधिक रेवेन्यू 60% के तकरीबन रेवेन्यू हम प्रदेश सरकार को देते आ रहे हैं, खून पसीने से सींचते आ रहे हैं पूरे हरियाणा को। लेकिन उसके बावजूद गुड़गांव को मिलता क्या है? एक भी पार्किंग नहीं है पूरे गुड़गांव के अंदर। ये विडंबना ही है कि अगर आप गुड़गांव में आए हैं और कहीं आपने रोड पे गाड़ी को पार्क किया तो आपका चालान कटना तय है। सिविल अस्पताल की मैं बात करूं, 2014 से ये सपना दिखाया जा रहा है कि सिविल अस्पताल बनकर तैयार होगा, सिविल अस्पताल बनकर तैयार होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कई बार औचक निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन नतीजा जीरो है। अब तक उस अस्पताल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। जी, कब बनकर तैयार होगा इसका किसी को मालूम नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने के राज में, इस राज में 2 रेस्ट हाउस बनकर तैयार हुए हैं, 5 स्टार रेस्ट हाउस। जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का खुद का ऑफिस बनकर तैयार हुआ है, उसका भी जनता से कोई सरोकार नहीं है। सिविल अस्पताल जनता को चाहिए, आज जनता को स्कूल चाहिए, लेकिन इस तरफ जो है किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये जो स्थानीय लोग हैं, औचक निरीक्षण होता है ना, सोचते हैं जनता उसी से संतुष्ट हो जाए। बिल्कुल, औचक निरीक्षण से ही आप लोग संतुष्ट हैं? से देख रहे हैं यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल है, एक ही बस स्टैंड है, लेकिन ये जो हमारी जो सरकार है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही। लेकिन हम चाहते हैं कि हम बच्चों के लिए भी खेलने की जगह मिले, सरकारी अस्पताल भी बनने चाहिए, बस स्टैंड भी बनने चाहिए, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। दादू, यहाँ पर जिस तरह से नीरज जी ने पूरा बताया कि किस तरह से ऑटो मार्केट ये बनना था, लेकिन बन गया ये डंपिंग ग्राउंड। आपसे जानना चाहें, क्योंकि मुझे लग रहा है आप काफ़ी टाइम से यहीं पर रह रहे हैं, तो क्या स्थिति आपने देखी है सरकार से? अभी जो निगम चुनाव होना है, क्या उम्मीद है आपको अपने उम्मीदवारों से, पार्षदों से? देखो जी, आज तक तो किसी ने यहाँ कुछ किया नहीं। इन बच्चों ने जरूर इसको ऐसा इस लायक कर दिया कि 2-4 बच्चे खेल सकते हैं, बड़े बूढ़े यहाँ बैठ सकते हैं। इन्होंने सफाई का काम किया है, लेकिन बाकी किसी का ध्यान नहीं रहा। यहाँ पर ये पार्षद था ब्रह्म यादव, उसने कभी आज तक आकर के नहीं देखा, उसी का एरिया था ये। और ये धर्मवीर सिंह जो अभी है करंटली, वार्ड दूसरा था, 21 है उसका। ये आता था ब्रह्म यादव का वार्ड है। वो कभी नहीं आया यहाँ पर? कभी नहीं। आपने कभी उनको बुलाने की कोशिश की, फोन किया? वो मना कर देता था काम के लिए कि मेरा एरिया ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, जिस शख्स ने इस वीडियो को उठाया, इस बीड़े को उठाया और इस कूड़ा घर को जो है वो खेलने लायक बनाया, ये कैसे विचार आया आपके दिल में? क्योंकि अब तक जितने भी पार्षद रहे हैं, चाहे मैं धर्मवीर सिंह की बात करूं, क्योंकि कभी ऑटो मार्केट के मुद्दे को नगर निगम की सदन की बैठक में उठाया नहीं गया। आपने कैसे सोचा कि इस कूड़े यानी डंपिंग यार्ड को खेलने लायक बनाया जाए? पहले तो मैं आपका नमस्कार करूंगा, क्योंकि इस जगह को दिखाने के लिए आज तक कोई न्यूज़ कवर करने के लिए कोई नहीं आया। ये पूरा कूड़े का ढेर बन चुका था। यहाँ पे लोग अपने मरे हुए जानवर, गंदगी, सब कुछ यहाँ छोड़ के चले जाते थे, जिससे हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होती थी।
नवीन गोयल भाई जी के नेतृत्व में सफाई कार्य अभियान चलाया गया। हमने सफाई करवाई, यहाँ पे बोर मिट्टी डलवाई गई और आने वाले समय में यहाँ पे पेड़ पौधे लगा के इसको एक अच्छा एनवायरनमेंट की तरह इसको डेवलप करेंगे। और इससे ये होगा कि अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनको अपने व्यायाम के लिए, घूमने के लिए जगह मिलेगी। आसपास के इलाकों में मैं आपको बताऊं कि कोई पार्क नहीं है। हुड्डा के सेक्टर में जरूर पार्क हैं, लेकिन आसपास के इलाकों में कोई पार्क नहीं है, जिसके चलते यहाँ के बच्चे कहाँ पे जाके खेलेंगे, कैसे उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बुजुर्ग कहाँ पे जाके बैठेंगे, कोई कम्युनिटी सेंटर आसपास के इलाकों में नहीं है। तो सरकार ने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं, ना ही सरकार ने सोचा, प्रदेश सरकार ने सोचा, ना ही यहाँ के मौजूदा विधायक ने सोचा। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। सदन की बैठक में कभी ऑटो मार्केट को लेकर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। नगर निगम की सदन की बैठक में भी ऑटो मार्केट को लेकर खास तौर पर यहाँ से पैसा जरूर कमाया, लेकिन यहाँ पे ऑटो मार्केट की जगह पे कब वो पार्क बनेगा, कब एक ऐसा जंगल बनेगा, क्योंकि सर्वाधिक प्रदूषण जो फैलाते हैं शहर, उनमें गुड़गांव कहीं ना कहीं अब 30वें स्थान पर जरूर पहुंचा है, लेकिन प्रदूषित शहर के तौर पर जाना जाता है। तो कैसे उन लंग्स को ठीक किया जाए, कैसे पेड़ पौधे लगाए जाएं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है या फिर जो भी वन विभाग है, वो भी हर साल ये दावे करता है कि सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो पौधे कहाँ लग रहे हैं। आप लोग को क्या लग रहा है, कैसे अपने पार्षद, अपने जो उम्मीदवार उतरेंगे किसी भी पार्टी से या निर्दलीय तौर पर, क्या आप अपना किस उम्मीद पे, किस बातों पर आप जाकर के जो है उन्हें चुनाइए। समस्या जो ऑटो मार्केट की समस्या है, तकरीबन 20 साल हो गए इस समस्या को हमें झेलते हुए, और 20 साल से गंदगी मतलब परेशानी हो रही है, आम जन को बहुत दिक्कत हो रही है। आवाज़ का तो मैं आपको क्लियर कह नहीं सकता, लेकिन काफ़ी बहुत समय हमने आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं, तब से ही समय हो गया हमें आवाज़ उठाते हुए, पर कोई सुनवाई नहीं हो। बिल्कुल। आप कैसा, इस बार का पार्षद कैसा? हमारे यहाँ का पार्षद ऐसा हो कि जो हमारे कॉलोनियों के आसपास की जो हमारे जितनी भी सेवाएं हैं जो बंद पड़ी है, जो सीवर लाइन वगैरह सारा उनके लिए कार्य करे। इस ऑटो मार्केट के अलावा और कौन सी ऐसी सेवाएं जो अभी तक फिलहाल कही गई है, लूप में रखी गई है लेकिन पूरी नहीं? ये हमारी कॉलोनी में बहुत समस्या है जी, सीवर लाइन की समस्या, पानी की समस्या, बहुत समस्या है। उसके लिए हम बहुत बार गए भी उनके पास। जो हमारे पास है यशपाल बत्रा जी है, वो कहते हैं कि ये वार्ड मेरी कॉलोनी में नहीं आता है, जबकि इलेक्शन में पिछली बार वार्ड ये इसी कॉलोनी से ही खड़े हुए थे। वो वहाँ जाते हैं तो वो मना कर देते, मनोहर नगर में हमारा कोई मतलब नहीं है। इसके आगे हम क्या देखें, आप कौन सा हमें हकीकत दिखाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए इसके बाद मैं आपको हकीकत दिखाऊंगा उस सिविल अस्पताल की, जो 2014 में सपना दिखाया गया था कि साइबर सिटी का अस्पताल ऐसा अस्पताल होगा जिसमें तमाम वो जो बाहरी लोग हैं जिनको कि सबसे पहले इलाज की ज़रूरत होती है। आज अगर मान लीजिए इस शहर के अंदर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो सिविल अस्पताल एकमात्र उसके पास विकल्प बचता है। यहाँ से आपको या तो रोहतक में रेफर कर दिया जाता है, या फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में या एम्स अस्पताल में। गुरुग्राम की स्थिति ऐसी है? बिल्कुल, गुरुग्राम की स्थिति काफ़ी दयनीय है। सर्वाधिक रेवेन्यू जरूर हम देते आ रहे हैं, अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से प्रदेश सरकार को, नगर निगम को, जिला प्रशासन को जरूर सींचते आ रहे हैं, लेकिन कब और किस दौर में वो हमारे को समस्याएं मिलेंगी, अब समस्याएं माफ़ कीजिएगा, हमें कब वो सुविधाएं मिलेंगी, ये शायद जवाब किसी के पास नहीं है। अधिकारी ज़रूर बदलते हैं और हर अधिकारी अपना नया विज़न लेके आता है। बड़े तौर के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन का कारोबार चल रहा है, अवैध तौर के ऊपर 3-3, 4-4 मंजिलें बिल्डिंग बना रहे हैं। जब इसको लेकर हम नगर निगम अधिकारियों से सवाल पूछते हैं कि उस कॉलोनी की बुनियादी व्यवस्था के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या आपके पास प्लानिंग है, तो कोई प्लानिंग किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। ये तमाम वो मुद्दे रहने वाले हैं जो हमारे MH1 न्यूज़ चैनल के ऊपर आप देखेंगे और जनता के बीच में जाकर उनकी राय लेंगे कि आप कैसा पार्षद चाहते हैं, उस पार्षद के अंदर खूबी क्या होनी चाहिए। एक हमारे साथ जागरूक और नागरिक हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। एक बार अपना नाम बताइए। मनोज कुमार। मनोज जी, आप क्या कहेंगे शहर की व्यवस्था के बारे में, ऑटो मार्केट की व्यवस्था के बारे में, सिविल अस्पताल की व्यवस्था के बारे में? देखिए जी, सिविल अस्पताल की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, बाकी जो ये मार्केट का मुद्दा है, ये हमारे लिए बहुत ही एक नरक साबित हो रहा था। जो अभी हमारे यहाँ से उम्मीदवार जितने भी खड़े हो रहे हैं चुनावों में, सबका कहना है, सबकी मंशा है कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, हम जीतेंगे तो वो काम करेंगे, मगर हमारे इस कपिल सैनी ने अपने बलबूते पे अपनी टीम के साथ मिलकर जो ये काम किया है, आप देख रहे हो। भाई नवीन गोयल जी ने जो हमारी मदद की है इसमें, JCB और जो भी सारा जो ये माहौल बनाया गया है उन्हीं की तरफ से है। तो ये कपिल सैनी ने चुनाव का मुद्दा अलग हटा के जो कॉलोनी के लिए कार्य किया है वो आप सबके सामने है, जिससे हम बहुत संतुष्ट हैं। तो जनता यहाँ की जागरूक है, पार्षदों को जागरूक होना होगा, और अब देखना यह है कि नीरज जी और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ की हकीकत हमें दिखाने वाले हैं हमारे इस खास शो सियासत के शोले में। तो नीरज जी,
चलिए बाइक पे सवार होते हैं और कार्यक्रम की और आगे जो है सफर को हम बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो नीरज जी, हम अस्पताल में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ का डिटेल बताइए कि कब से इस तरह की स्थिति है, क्या यहाँ पर किसी ने ध्यान देने की कोई कोशिश की या नहीं? बिल्कुल, देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्तासीन हुई थी और सत्तासीन होते ही अनिल विज जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, आप अब भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पे औचक निरीक्षण किया था जी। और उस औचक निरीक्षण में ये पाया कि अस्पताल की जो बिल्डिंग है बेहद जर्जर हालत में है। कई वार्ड्स के अंदर जो बिल्डिंग के टुकड़े थे वो मरीजों पे गिर चुके थे। तो इसके मद्देनज़र ये सपना दिखाया गया था 2014 से 2019 तक की जो सरकार थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, सपना दिखाया गया था कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर द्वारा कि ये अस्पताल को तोड़कर डिसमेंटल कर और दोबारा से इस अस्पताल को बेहतरीन तरीके से बनाया जाए। लेकिन दावे तो दावे थे, सरकार चली गई, कैबिनेट मिनिस्टर को टिकट नहीं दिया गया था और अब जो ये अस्पताल का सपना है ये 2019 के बाद से देखा जा रहा है और 19 के बाद से ये कहा जा रहा था कि इस साल ये काम शुरू हो जाएगा, इस साल ये काम शुरू हो जाएगा। 2 5 स्टार रेस्ट हाउस बना के तैयार कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार ऑफिस जो प्रदेश स्तरीय कार्यालय है वो बनकर के तैयार हो गया। लेकिन सरकारी अस्पताल जो कि मूलभूत सुविधा है उस पर कब काम किया जाएगा, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल नीरज जी, जिस तरह से वादे किए जाते हैं कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं लेकर के आएंगे, हम आपके लिए जो है शिक्षा का सुविधा लेकर के आएंगे, बेहतर करेंगे, और वो स्थिति दिखती नहीं है गुड़गांव में खासतौर से। एक चीज़ और कि औचक निरीक्षण, इसके पहले भी जब हम गए थे तो औचक निरीक्षण ही किया था अनिल विज जी ने, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपने इसको तोड़ने की एक अच्छी बात कही कि ठीक है, जो जर्जर हालत में उसे तोड़ के हमें नया बनाना चाहिए। 4 साल बीत चुके हैं, अभी तक नींद नहीं खुली या उन्हें ये लग रहा है कि अभी टूटने की प्रक्रिया में ये अस्पताल है? नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही जो ACS हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने यहाँ पे औचक निरीक्षण किया था, अधिकारियों के साथ मुआयना किया था। इसकी DPR तैयार हो चुकी है, ऐसा दावे पहले भी किए जाते रहे हैं। ये सरकारी स्कूल है इस बिल्डिंग के साथ में, इसकी बहुत सारी जमीन सरकारी अस्पताल के साथ मिलाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए वायर के उस पार जो ये सरकारी स्कूल है ये एकमात्र स्कूल था जो कि +2 तक था। बहुत पुराना, अभी सरकारी स्कूल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार ने इसकी जमीन को सरकारी अस्पताल में मिलाने की बात कही है। देखिए ये सरकारी अस्पताल जो है वो शहर के बीचों बीच है। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मरीजों को आती थी वो इस ट्रैफिक, आपने देखा कितना भारी ट्रैफिक। ये कहीं ना कहीं प्लानिंग में फेलियर जरूर है प्रदेश सरकार का कि इस अस्पताल को किसी और बेहतर जगह पे बनाया जा सकता था। मसलन जहाँ पे रेस्ट हाउस बनाया गया है वहाँ पे इसको बनाया जा सकता था, ताकि जो मरीज एम्बुलेंस में जीवन और मौत के बीच में जूझते हुए आते हैं उनको इस ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े। चलिए, प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, अब नीतियां तो बनाती रहती है सरकार, लेकिन ये सरकारी अस्पताल मुझे लगता नहीं कि 2024 तक या 2025 तक भी बन पाएगा। फिलहाल तो हम अस्पताल के मलबे को दिखा देते हैं। हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन यहाँ पर जो मलबा इकट्ठा है पूरा, ये है अस्पताल और इसी में कहीं ना कहीं इमरजेंसी वार्ड, इसी में कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल वार्ड और साथ ही आपको ICU वार्ड भी नजर आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखें तो। लेकिन इसी के साथ नीरज जी, मैं वो स्कूल के बारे में जानना चाहूँगी। आप कह रहे थे सरकारी स्कूल था, आपने कहा अभी भी है, लेकिन उसकी ज़मीन को यहाँ मिलाने की बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि फिर इसको जो मर्जर वाली बात जो सरकार कर रही है कि हम काफ़ी स्कूल को मर्ज कर देंगे, तो क्या इसमें आ रही है वो स्कूल? बिल्कुल, देखिए इसकी काफ़ी कुछ ज़मीन जो है वो इस सरकारी अस्पताल में मिलाकर यहाँ पे 750 बेड का अस्पताल बनेगा, ऐसी व्यवस्था की बातें जो जिला अधिकारी हैं, जो CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, या फिर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी कह चुके हैं कि सरकारी अस्पताल एक विश्व स्तरीय सरकारी अस्पताल बनेगा। लेकिन जो ये स्कूल भी है ना, इसका भी एक काफ़ी इतिहास रहा है। शहर के जो दिग्गज नेता हैं वो इस स्कूल में पढ़े हुए हैं। अब ये स्कूल की ज़मीन आप यहाँ पे ले रहे हैं, इसका जो प्ले ग्राउंड था वो भी आपने ले लिया, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे और खेलेंगे कैसे? तो ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है और कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों को परेशान भी करता रहा है। कौन सी नेता ने यहाँ पर पढ़ाई की है? तमाम जो राजनेता रहे हैं, इसमें डिप्टी स्पीकर रहे हैं, इसमें हमारे जो दिवंगत धर्मवीर गाबा जी थे वो यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ली है और बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस स्कूल में एजुकेशन ली, क्योंकि एकमात्र स्कूल था उस वक्त ये +2 के अगर मैं बात करूँ तो। बाकी स्कूल हैं, अब धीरे धीरे ज़रूर +2 तक बने हैं, लड़कियों के स्कूल हैं और भी बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं कि सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकारी चिकित्सालयों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई ऐसी डिस्पेंसरी
डिस्पेंसरी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। मसलन कि मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देना चाहूँगा। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। उन मोहल्ला क्लिनिक से काफ़ी कुछ राहत मिली है। सरकारी अस्पताल पर जो मरीजों का बोझ था वो कम हुआ है। लेकिन चूंकि वो आम आदमी पार्टी ने सपना देखा, तो अब हरियाणा सरकार उस महत्वपूर्ण मुद्दे से कहीं ना कहीं नज़रें जरूर चुरा रही। 2024 का भी चुनाव नज़दीक है और ये भी लोकसभा चुनावों के साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी 2024 के इन लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि जो नेता जनता के बीच में जाएंगे, अब जो विधायक जी हैं उनका ऑफिस बिल्कुल नज़दीक है सुधीर सिंगला जी का जी, उनकी भी जवाबदेही है कि एकमात्र सरकारी अस्पताल था। हालांकि इसको शिफ्ट किया गया है सेक्टर 10 में, वहाँ पे सरकारी अस्पताल ज़रूर है। एक दिन में जो डॉक्टर हैं वो 2500 से 3000 पेशेंट की ओपीडी कर रहे हैं। उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। तो ऐसे में ये अस्पताल कब बनकर तैयार होगा, या फिर और वार्डों के अंदर इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक जैसे व्यवस्थाएं कब लागू होंगी। मैं आपको बताऊं, एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि गुरुग्राम का एकमात्र बस स्टैंड है। वो बस स्टैंड 1966 से पहले जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह कैरो, उनके द्वारा उसकी आधारशिला रखी गई थी। तो 1966 के बाद जितने भी मुख्यमंत्री रहे, जितने भी गुड़गांव से विधायक रहे और जितने भी मंत्री रहे गुड़गांव से, उन्होंने गुड़गांव के बस स्टैंड के बारे में कभी सोचा नहीं। हैरानी की बात है कि इतने बड़े शहर की एकमात्र बस स्टैंड है, वो भी शहर के बीचों बीच है। उसको हालांकि ये कहा जा रहा था कि तत्कालीन हुड्डा सरकार के द्वारा कि राजीव चौक के पास वहां पे ले जाया जाएगा। एक ISBT बनाने की बात भी की जा रही थी। सब किया जाएगा, सब फ्यूचर पे सारी चीजें आ जाती हैं कि ऐसा वो करेंगे। हमारी एक टैगलाइन है ना, कोरे आश्वासन, नेताओं के झूठे वायदे, कोरे आश्वासन। तो ये बिल्कुल सटीक ये तमाम मुद्दे दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोरे आश्वासन हैं और नेता किस तरह से चुनावी बयार में झूठे वायदे करते हैं। अच्छा नीरज जी, ये तो हमने सिविल अस्पताल की स्थिति देखी, उसके बगल के स्कूल की भी स्थिति को देख लिया है। अब मैं इस पे एक कमेंट यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी। हमने देखा है जब शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन जिस स्कूल से पढ़ते, उस स्कूल की तस्वीर ही अलग होती है, उनके फोटोज लगे होते हैं। लेकिन यहाँ जब इतने बड़े बड़े नेता पढ़ चुके हैं, उनकी तस्वीर तो छोड़िए, उनके स्कूल को भी नहीं बचाया जा सका है। बिल्कुल, देखिए ये सरकारी स्कूल, एक विडम्बना और दुर्गति। देखिए सरकारी स्कूल की जमीन को तो कब्जे में लिया गया, सरकारी अस्पताल में मिला लिया गया। जो सरकारी स्कूल का प्लेग्राउंड था उस पर भी कब्जा है। बच्चों के पास खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुद्दे हैं और ये तमाम मुद्दे हम जरूर पूछेंगे, चाहे वो मेयर के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हों या फिर जो पार्षद हैं वो जब चुनाव लड़ेंगे उनसे पूछेंगे। तो अब नगर निगम चुनाव बिल्कुल नजदीक है, उन तमाम पार्षदों से सवाल पूछेंगे, उन तमाम मेयर उम्मीदवारों से सवाल पूछेंगे कि आपके पास शहर के लिए, जो शहर के विकास को लेकर जो प्लान है वो किस तरह का प्लान है। क्या कुछ रोड मैप है इस बढ़ते हुए शहर के लिए आपके पास? क्या कुछ रोड मैप है जो लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है उसको लेकर? क्या कुछ रोड मैप है? क्या कुछ फ्लाईओवर्स को लेकर रोड मैप है? क्या कुछ अंडरपास को लेकर रोड मैप है? क्या कुछ बूस्टर को लेकर? क्योंकि पानी की समस्या काफी महत्वपूर्ण है और काफी गंभीर रूप ले चुकी है इन कुछ बीते सालों के अंदर। और क्या कुछ रोड मैप है जो कि शर्मसारी हर मॉनसूनी सीजन में, अभी 2 घंटे की बारिश में आपने देखा कि नरसिंहपुर के अंदर क्या कुछ हालात थे, बाढ़ जैसे हालात थे। और भी बहुत सारी कॉलोनी थी जहां पे वाटर लॉगिंग जैसी समस्या है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि 2008 में नगर निगम का गठन हुआ था, उसके बाद से 2000 करोड़ रुपए का बजट है नगर निगम गुरुग्राम का विकास कार्यों के लिए खर्चने का। लेकिन वो 2000 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए जा रहे हैं, उसमें से कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और क्या कुछ लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। और हम इस मंच से जरूर उन नेताओं की, पार्षदों की और मेयर के उम्मीदवारों की जवाबदेही को तय करें। तो नीरज जी, अब तो हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पे जहां पर सिर्फ जाम ही जाम देखने को मिल रहा है, चाहे आप रोड की इस साइड रहें चाहे आप रोड की उस साइड रहें। बिल्कुल, देखिए किरण, अभी तो पीक आवर्स भी शुरू नहीं हुआ है। 5 बजे के बाद तो यहाँ पे सांस लेने की फुर्सत भी नहीं होती है। गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है साइबर सिटी के इन तमाम पुराने इलाकों में, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदेश सरकार ने पुराने इलाके को लेकर, पुराने शहर को लेकर क्या कुछ रोड मैप है उसका खुलासा नहीं किया है। मेयर से भी हमने जब सवाल पूछा कि कहाँ पे अंडरपास बनने हैं, कहाँ पे एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत है, फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत है, तो मेयर के पास भी इसका कोई माकूल जवाब नहीं था। आपने देखा कि कैसे सवालों से बचती नजर आ रही थी मेयर साहिबा। तो ये तमाम इलाके हैं, ये सदर बाजार इलाका, सदर बाजार का बीचों बीच का इलाका है। कबीर भवन चौक से ये राजीव चौक की तरफ जा रहा है और ये पूरा दिन यही सूरत हाल रहता है इस रोड का। और शाम के वक्त तो आप राजीव चौक से अगर न्यू कॉलोनी मोड़ की तरफ जाएं इस रास्ते के जरिए तो आपको तकरीबन न्यू कॉलोनी मोड़ तक पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि सिर्फ ये 1 या 1.5 किलोमीटर का पैच है। तो इस पुराने पैच के बारे में ना तो यहाँ के पार्षद को कोई लेना देना है,
मेयर का आपने जवाब सुनी लिया। नगर निगम के अधिकारी कोई जवाब देने को तैयार नहीं हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीते 4 साल से यहाँ के ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने भी इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं दिया कि शहर में जो घुटता हुआ शहर है, लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाएं, कहाँ पे अंडरपास की ज़रूरत है, कहाँ पे एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने की ज़रूरत है या कुछ और विकल्पों की ज़रूरत है। मसलन कि कुछ रोड्स को वन वे के तौर पर किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई प्लानिंग न तो जीएमडी के पास है, ना नगर निगम के अधिकारियों के पास है, ना पार्षद के पास है और ना ही मेयर के पास है। अब जनता के जो मुद्दे हैं उनमें ये सवाल ज़रूर है, क्योंकि इस जाम से लोगों को हर रोज़ कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो वाहन चालक हैं ये जाम में फंसे हुए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इसके साथ साथ जितना ईंधन बर्बाद होता है उसके बारे में भी कोई प्लानिंग नहीं है, गुड़गांव ओल्ड सिटी के बारे में खास तौर से। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए ये सूरत हाल सदर बाजार इलाके का तो है ही है। सिरोल बॉर्डर के ऊपर भी काफ़ी जाम रहता है, हर रोज़ की बात है। वहाँ पे तमाम तरह के मुद्दे हमने ये अपने संस्थानों के माध्यम से दिखाए, मीडिया ने प्रमुखता के आधार पर उठाए, लेकिन आखिर वो निजात कब मिलेगी गुड़गांव के जाम से, उसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। और यही जानने के लिए हम जो है निकल चले हैं गुरुग्राम के सफर पर और रास्तों का जायजा लेते हुए हम तमाम जनताओं से भी बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज जी लगातार जुड़े हैं, पार्षदों से भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आज के इस खास कार्यक्रम एक्सक्लूसिव कवरेज नगर निगम चुनाव को लेकर के सियासत के शोले में इतना ही। और कल देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 न्यूज के साथ।